हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई एम डॉक्टर अजमीन नकवी, साइंटिस्ट एंड फैकल्टी इन वुमेन डिग्री कॉलेज। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पैथोलॉजी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जो है, आप यूँ समझ लीजिए कि जैसे ही हम लोग पैथोलॉजी स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला चैप्टर हम लोग को यही मिलता है, वो हम लोग देखेंगे सेल डेथ। सेल डेथ में एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो है एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस। ये दो टाइप के सेल डेथ है। इनमें हम लोग डिफरेंस देखते हैं और देखते हैं कैसे ये एक दूसरे से अलग हैं और ये होते क्या हैं। ओके बच्चों, तो देखिए हम लोग की बॉडी के जो नॉर्मल सेल्स होते हैं, वो सेल जो कि बहुत ही आराम से अपनी लाइफ गुजार रहा होता है, जो न्यूक्लियस है उसके अंदर डीएनए है, वो डीएनए अपना सारा काम आराम से कर रहा है और उसके अंदर साइटोप्लाज्म है न्यूक्लियस के बाहर, और उसमें माइटोकॉन्ड्रिया है जो कि बहुत आराम से अपना एटीपी जनरेट कर रहा है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें कि बहुत आराम से प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो कि लिपिड सिंथेसाइज कर रहा है, लाइसोसोम्स अपना काम कर रहे हैं। इसके अलावा सब कुछ बहुत आराम से सेल में चल रहा है। उस सिचुएशन को, जबकि सेल जो है अपना नॉर्मल काम कर रहा है, उसको हम लोग कहते हैं होम्योस्टेसिस। ओके, ये तब की सिचुएशन होती है जब सेल जो है वो बहुत नॉर्मल है, अपने नॉर्मल सिचुएशन उसकी है। लेकिन अब आप ऐसा इमेजिन करिए कि सेल पर कोई स्ट्रेस, मतलब कोई इंजरी आ गई, कोई उसके ऊपर कोई स्ट्रेस आ गया। ओके, तो उस स्ट्रेस की सिचुएशन में सेल जो है वो अपने आप को अडेप्ट करने की कोशिश करता है, उस सिचुएशन से लड़ता है और वो अलग अलग टाइप से अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। फॉर एग्जाम्पल एट्रोपी, हाइपरट्रोफी, ये सब आप लोग ने पढ़ा होगा पैथोलॉजी में, कि ये नॉर्मल सेल जब के ऊपर जब स्ट्रेस पड़ता है तब वो अपने आप को अडेप्ट करने की कोशिश करता है। ओके, पहले अडेप्ट करता है, अडेप्ट कर लेता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस पड़ता ही जाता है उसके ऊपर और वो सेल जो है उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता, तब होती है उसमें सेल इंजरी। और बहुत ज्यादा ही अगर उसके ऊपर स्ट्रेस पड़ जाए, मैकेनिकल स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस या किसी केमिकल का स्ट्रेस, तब हो जाती है उसकी सेल डेथ। या तो नॉर्मल सेल के ऊपर ही इतना ज्यादा स्ट्रेस आए, कोई इंजुरियस स्टिमुली आए कि उसमें सेल की जो है वो डेथ हो जाए इंजुरी होने के बाद। ओके, तो हम लोगों को इस वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सेल डेथ कैसे होती है और कौन-कौन से टाइप की सेल डेथ होती है। क्योंकि बच्चों एक बात समझिए आप लोग, हम लोग की बॉडी में पूरे दिन में पता नहीं कितने ही सेल्स ऐसे हैं, कितने ही सेल्स डेली उनकी सेल डेथ होती है और सेल माइटोसिस करके ग्रो भी करते हैं। तो सेल डेथ अगर हो रही है तो इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि वो खराब ही हो। ओके, तो सेल डेथ कौन-कौन से टाइप की होती है, ये हम लोग इस वीडियो में समझेंगे, उनका मैकेनिज्म भी देखेंगे। चलिए बच्चों, देखिए सेल डेथ जो होती है वो दो टाइप की होती है, एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस। ओके, एक सेल है जिसका की सेल डेथ होना है। ओके, अब वो सेल डेथ जो है वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से प्रोग्राम्ड वे में होगा, उसमें सब कुछ प्रोग्राम्ड रहेगा बहुत ही कायदे करीने से, बिना किसी आसपास के सेल को नुकसान पहुंचाए। अगर उस टाइप से सेल की डेथ होती है तो उसको हम लोग एपोप्टोसिस कहते हैं। ओके, इसको सुसाइड का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि क्योंकि इसमें जो सेल जो सुसाइड जो कि खत्म हो रहा है, जो जिसकी सेल डेथ हो रही है, वो आसपास के सेल्स को परेशान नहीं कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग सुसाइड भी कहते हैं। तो एपोप्टोसिस एक ऐसा टाइप का सेल डेथ है, एक ऐसे टाइप के सेल का मरने को कहते हैं जिसमें कि सेल आसपास के सेल्स को परेशान नहीं करता और सिर्फ अपने आप चुपचाप से उसकी डेथ हो जाती है। ओके, ये तो एक टाइप का सेल डेथ हुआ। ओके, दूसरा होता है नेक्रोसिस। नेक्रोसिस क्या है, इसको हम लोग मर्डर का नाम दे देते हैं। वो इसलिए क्योंकि अगर किसी सेल में नेक्रोसिस होता है तो वो आसपास के सेल्स को भी परेशान कर देता है। खुद तो उसमें स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन होगा, वो आसपास के सेल को भी इन्फ्लेम, लाल, उसमें भी अपना जो यू कैन से एक पॉइजन जो है वो आसपास के सेल्स में भी पहुंचा देता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे दो टाइप का सेल डेथ है। एक तो बहुत ही बेचारा आराम से हो जाता है, आसपास के सेल्स को परेशान नहीं करता, और दूसरा जो होता है वो आसपास के सेल्स को बहुत परेशान कर देता है, उसको हम लोग कहते हैं नेक्रोसिस। इस तरीके से सेल डेथ दो टाइप की होती है, एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस। ओके, अब देखिए बच्चों, दोनों में ही सेल की डेथ हो रही है।
दोनों में ही सेल मर रहा है, लेकिन दोनों का जो मैकेनिज़्म है और दोनों का मरने का तरीका है, वो बिल्कुल अलग है। ओके? तो सबसे अच्छा इसके बाद एक चीज़ और समझते हैं कि अगर हम लोग दोनों को आपने समझ लिया कि एक जो है वो प्रोग्राम्ड सेल डेथ है जिसमें आस-पास के सेल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन दूसरे में प्रोग्राम्ड सेल डेथ नहीं है और आस-पास के सेल्स को नुकसान पहुँचाता है। अच्छा, अब ये एक क्वेश्चन और आता है कि भई एपोप्टोसिस होता क्यों है? एपोप्टोसिस जो कि बहुत ही आराम से, धीरे से होता है, तो ये होता क्यों? देखिए, अगर इसके 2 रीज़न्स हैं। अगर कोई सेल का अपना काम हो गया, ओके? उसने अपना टास्क खत्म कर दिया, अब कहता है वो सेल कि मैंने अपना टास्क जिस लिए मैं पैदा हुआ था, मैंने वो टास्क खत्म कर दिया है, अब मेरा काम खत्म हो गया है, अब मैं जाता हूँ, टाटा बाय-बाय और इसके बाद वो सेल डेथ हो जाता है। तो एक रीज़न ये है कि जब भी सेल कोई अपना काम खत्म कर देता है, टास्क खत्म कर देता है, तब वो मर जाता है, तब वो एपोप्टोसिस में चला जाता है। दूसरा, मान लीजिए किसी सेल का डीएनए डैमेज हो गया, अब उसको पहले तो वो रिपेयर होता है, डीएनए डैमेज जब होता है, डीएनए रिपेयर मैकेनिज़्म होता है। डीएनए रिपेयर मैकेनिज़्म के बावजूद भी अगर वो सेल अपने आप को रिपेयर नहीं कर पाता, तब इट्स मस्ट कि वो सेल जो है उसको मर जाना चाहिए। बिकॉज़ अगर कोई डैमेज सेल माइटोसिस करेगा, ओके? तब वो और पहले एक डैमेज सेल था, उससे नंबर ऑफ डैमेज सेल प्रोड्यूस हो जाएँगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि अगर कोई सेल डैमेज हो अगर किसी सेल का डीएनए डैमेज हो गया है, तो उसको उसको वहीं पे उसको खत्म हो जाना चाहिए। तो ऐसे सेल्स जिसका डीएनए डैमेज हो गया है या उसमें और कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो उसमें वो जो है वो सेल एपोप्टोसिस में चला जाता है। ओके? तो उस टाइम बॉडी ऑर्डर देती है कि अब इस सेल को सुसाइड कमिट कर लेना चाहिए। तो इसलिए एपोप्टोसिस होता है। एपोप्टोसिस हम लोग की बॉडी के लिए यूज़फुल होता है, जबकि नेक्रोसिस जो होता है वो बॉडी में इन्फ्लेमेशन लेके आता है। अब आप देखिए यहाँ पे हम लोग का एपोप्टोसिस हम लोग की बॉडी में कहाँ-कहाँ होता है। ये एक फ्यू एग्ज़ाम्पल्स यहाँ पे हमने आपको बताए हैं, इसके अलावा और भी काफ़ी जगह एपोप्टोसिस होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने फ्रॉग में देखा, फ्रॉग ये टैडपोल है, टैडपोल से फ्रॉग के बनने के प्रोसेस में आप देखते हैं कि इसका जो टेल होता है वो खत्म हो जाता है। तो ये किस तरीके से होता है? कौन-सा प्रोसेस है? दिस इज़ द एपोप्टोसिस। यहाँ से सेल जो है वो खत्म होते हैं और तब जाके टैडपोल फ्रॉग बनता है। हम लोग की फिंगर्स होती हैं, जब बेबी बन रहा होता है तो फिंगर्स पूरी ये जॉइन होती है। यहाँ से ये फिंगर जो कटती है, ये कौन-सा प्रोसेस है? दिस इज़ एपोप्टोसिस। इसके अलावा जब हम लोग के इम्यून सिस्टम में भी टी सेल्स जब बनते हैं, उस टाइम भी बॉडी में एपोप्टोसिस होता है। तो हम लोग की बॉडी में एपोप्टोसिस मस्ट है, बहुत इम्पोर्टेंट फिनोमेना है। क्योंकि इससे क्या होता है हम लोग की बॉडी के अनवांटेड सेल, वो सेल जो डैमेज हो गए हैं, वो ठीक होते हैं। वो एलिमिनेट होते हैं और इसके अलावा आपने देखा कि ये सारे एग्जांपल्स भी एपोप्टोसिस के हैं। बट ऑन द अदर हैंड नेक्रोसिस को आप देख रहे हैं यहाँ पर। नेक्रोसिस में जस्ट मिनट, आई विल हैव अ वाटर। आप नेक्रोसिस में यहाँ देख रहे हैं कि नेक्रोसिस में ये यहाँ पे सेल डेथ हो रही है तो आसपास का पूरा एरिया जो है वो इन्फ्लेम हो गया है। तो ये आपको डिफरेंस आराम से पता चल गया होगा कि एपोप्टोसिस जो होता है वो प्रोग्राम्ड सेल डेथ होता है और ये हम लोग की बॉडी के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। जबकि नेक्रोसिस जो होता है जब होता है तो ये पूरे के पूरे एरिया को इन्फ्लेम कर देता है और इसका असर आसपास के सेल्स में भी होता है। ओके? तो यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सेल डेथ में एपोप्टोसिस क्या होता है और नेक्रोसिस क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं आगे। ये देखिए, ये हम लोग का एक सेल है जो कि नॉर्मल है। इस नॉर्मल सेल में यहाँ पे देखा आपने नेक्रोसिस क्या हो रहा है यहाँ पे ये सेल है। यहाँ पे इसकी ब्लेबिंग स्टार्ट हुई। आप देख रहे हैं ये जो गोल-गोल यहाँ पे इसकी ब्लेबिंग स्टार्ट हुई। ठीक है? ब्लेबिंग होगी। ब्लेबिंग होने छोटी-छोटी यहाँ ब्लेबिंग अम, यहाँ पे इसको ये वाली ब्लेबिंग जो है इसको हम लोग ब्लेबिंग नहीं बोलेंगे, एक्चुअली में ब्लेबिंग ये है। ओके? यहाँ पे हम लोग को ब्लेबिंग दिखाई देगी, दिस इज़ नॉट द ब्लेबिंग, ये है ब्लेबिंग। ये जो आपको ब्लेबिंग दिखाई दे रही है इससे फिर एपोप्टोटिक बॉडीज़ प्रोड्यूस हो रही है। यहाँ पे आपको सॉर्ट ऑफ ब्लेबिंग, इसको हम लोग ब्लेबिंग नहीं बोलते, दिस इज़ कॉल्ड द ब्लेबिंग। यहाँ पे ये ब्लेबिंग होगी, यहाँ पे छोटे-छोटे एपोप्टोटिक बॉडीज़ बन जाएँगे। मतलब कि ये साइटोप्लाज़्म है और ये न्यूक्लियस है। थोड़ा-थोड़ा साइटोप्लाज़्म, थोड़ा-थोड़ा न्यूक्लियस हर एक ब्लेब में आ जाएगा, ओके? हर एक ब्लेब में आ जाएगा और उसके बाद
छोटे-छोटे जो एपोप्टोटिक बॉडीज़ है उनको मैक्रोफेज आएगा और एनगल्फ कर जाएगा। ओके? दैट मीन्स कि कोई भी पार्ट सेल का वो फटा नहीं, मतलब बाहर नहीं आया, साइटोप्लाज्म बाहर नहीं आया। छोटे-छोटे एपोप्टोटिक बॉडीज़ में ये सेल कन्वर्ट हो गया और बाद में मैक्रोफेज ने आके उसको एनगल्फ कर लिया। जबकि आप लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या होता है, पूरा सेल जो होता है वो रप्चर हो जाता है, फट जाता है और उसके एंजाइम्स, उसका साइटोप्लाज्म पूरा बाहर लीक हो जाता है, जिसकी वजह से आस-पास के सारे सेल्स जो होते हैं वो उनमें भी नुकसान होता है। तो ये प्रोसेस होता है नेक्रोसिस का, जिसमें कोई ब्लीडिंग नहीं होती। जबकि इसमें एपोप्टोसिस में छोटी-छोटी प्रो एपोप्टोटिक बॉडीज बनती हैं। कोई भी अंदर का साइटोप्लाज्मिक मटेरियल बाहर नहीं आता, कोई नुकसान बाहर नहीं होता और यहाँ पे मैक्रोफेज आता है और उसको खा लेता है, एनगल्फ कर लेता है। तो आपने देखा कि यहाँ पे किस तरीके से नेक्रोसिस होता है और ये किस तरीके से एपोप्टोसिस होता है। एपोप्टोसिस में कैस्पेज नाम के स्पेशल एंजाइम्स होते हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। एपोप्टोटिक बॉडीज बनती हैं। कोई बाहर लीकेज साइटोप्लाज्म की नहीं होती, कोई इन्फ्लेमेशन या सूजन नहीं होता और फेगोसाइट आता है और उसको खा लेता है और एंड में जाकर सारे एपोप्टोटिक बॉडीज और पूरा का पूरा सेल जो है वो डिसअपियर हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो ये बच्चों डिफरेंस होता है एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस में। तो बच्चों, आप लोग को ये कंटेंट कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है, आपके यूजफुल है, तो आप प्लीज थम्स अप दीजिए एंड आप लोग शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आगे और भी आपको वीडियोस देखने को मिले। चलिए, अब हम लोग इसका मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म देखते हैं एपोप्टोसिस का क्या मैकेनिज्म होता है, कैसे एक सेल जिसमें कि कोई प्रॉब्लम आ गई है वो कैसे जो है वो सुसाइड कर लेता है और आसपास के सेल्स को पता भी नहीं चलता। तो बच्चों देखिए, एपोप्टोसिस के दो रास्ते होते हैं, दो पाथवेज होते हैं, इंट्रिंसिक पाथवे एंड एक्सट्रिंसिक पाथवे। ओके? इंट्रिंसिक पाथवे में क्या होता है कि सेल के अंदर से न्यूक्लियस जो है वो इन्फॉर्म करता है, सेल को अंदर से ही इन्फॉर्म करता है कि सेल की डेथ हो जानी चाहिए। ओके? तो इसलिए इसको इंट्रिंसिक पाथवे बोलते हैं, क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन, इस बात की इंफॉर्मेशन कि सेल की डेथ हो जानी चाहिए, वो सेल के अंदर से ही प्रोड्यूस होती है। कहाँ से प्रोड्यूस होती है? न्यूक्लियस के अंदर से प्रोड्यूस होती है। जबकि एक्सट्रिंसिक पाथवे में सेल के बाहर से कोई लाइगेंट आता है, वो इंफॉर्मेशन बाहर से आती है और सेल को बताती है कि अब इस सेल को मर जाना चाहिए। ओके? तो इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे, दो पाथवेज होते हैं, नाम उसी हिसाब से दिया गया है। इंट्रिंसिक मतलब अंदर, मतलब सेल के अंदर से इंफॉर्मेशन आती है कि सेल को मर जाना चाहिए, और एक्सट्रिंसिक पाथवे में बाहर से इंफॉर्मेशन आती है कि सेल को मर जाना चाहिए। ओके? इंट्रिंसिक पाथवे में जो, क्योंकि सेल न्यूक्लियस इन्फॉर्म करता है, तो न्यूक्लियस किसको इन्फॉर्म करता है? माइटोकॉन्ड्रिया को इन्फॉर्म करता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है? साइटोक्रोम सी होता है। ओके? साइटोक्रोम सी जो होता है वो इफेक्टेड होता है। उसके बाद जब साइटोक्रोम सी माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर आ जाता है, तब वो कैस्पेजेस एंजाइम को एक्टिवेट करता है, तब सेल डेथ होती है। एक्सट्रिंसिक पाथवे में बाहर से इंफॉर्मेशन आती है, डेथ रिसेप्टर उसको रिसीव करता है, तब फिर कैस्पेसेस एक्टिवेट होते हैं, तब सेल डेथ होती है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे इनका इनिशिएशन डिफरेंट है। इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे में जो इनिशिएशन है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है, वो डिफरेंट है, लेकिन बाद में जो एक्सीक्यूशन फेज है वो दोनों का सेम है। तो अब हम लोग इनमें देखते हैं कि ये किस तरीके से इसको डिटेल में हम लोग देखते हैं। ओके? तो यहाँ हमने बता दिया आपको कि एक्सट्रिंसिक पाथवे में सिग्नल, मतलब इंफॉर्मेशन बाहर से आती है, इंट्रिंसिक पाथवे में सेल के अंदर से ही न्यूक्लियस को पता चलता है, न्यूक्लियस से माइटोकॉन्ड्रिया को पता चलता है, तभी इसको इंट्रिंसिक पाथवे कहते हैं। दोनों के दोनों दो फेजेस होते हैं, दोनों में ही इनिशिएशन फेज, एक्सिक्यूशन फेज। एक्सट्रिंसिक पाथवे में भी दो फेज होते हैं और इंट्रिंसिक पाथवे में भी दो फेज होते हैं, इनिशिएशन फेज एंड एक्सिक्यूशन फेज। दोनों का इनिशिएशन फेज डिफरेंट है, बट एक्सिक्यूशन फेज दोनों का सेम है। चलिए, अब हम लोग देखते हैं दोनों का डिटेल में कैसे कैसे ये होता है। देखिए, सबसे पहले हम लोग दोनों के इनिशिएशन फेज देख लेंगे। एक्सिक्यूशन फेज दोनों के सेम है। तो पहले हम लोग एक्सट्रिंसिक पाथवे का इनिशिएशन फेज देखेंगे, फिर हम लोग इंट्रिंसिक पाथवे का इनिशिएशन फेज देखेंगे, क्योंकि जो एक्सिक्यूशन फेज है वो दोनों का सेम है।
चलिए, पहले हम लोग यहाँ देखते हैं एक्सट्रिंसिक पाथवे। एक्सट्रिंसिक पाथवे में ये जो होता है, ये एक रिसेप्टर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन है। ये या जो आपको लाइन दिख रही है, इसको आप लोग सेल मेम्ब्रेन मानिए। ये सेल मेम्ब्रेन है, जिसके ऊपर की फास्ट रिसेप्टर होता है। ओके, इसको हम लोग डेथ रिसेप्टर भी कहते हैं। दो टाइप के डेथ रिसेप्टर्स होते हैं, एक होता है फास्ट रिसेप्टर और दूसरा होता है टीएनएफ अल्फा। ओके, ये इनएक्टिव फॉर्म में नॉर्मल सिचुएशन में जब सेल नॉर्मल होता है, ओके, तब ये इनएक्टिव रहते हैं। बाहर से इंफॉर्मेशन दैट मीन्स लाइगेंट आया कि इसको अब मरना है सेल को, तो वो लाइगेंट आके सबसे पहले इस फास्ट रिसेप्टर पे आके बाइंड हो जाता है। जैसे ही ये फास्ट रिसेप्टर पे बाइंड होता है, वैसे एक्चुअली में बहुत सारे डेथ रिसेप्टर्स यहाँ होते हैं। जैसे ही लाइगेंट आके यहाँ पे बैठता है, सारे के सारे जो फास्ट लाइगेंट होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं और बनाते हैं FADD। ओके, फास्ट एक्टिवेटेड डेथ डोमेन। ये फास्ट एक्टिवेटेड डेथ डोमेन जो होते हैं, वो प्रोकैस्पेस 8 को एक्टिव कैस्पेस 8 में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, यहाँ तक स्टोरी कंप्लीट है कि सबसे पहले यहाँ पे हम लोग का डेथ डोमेन होता है। इस डेथ डोमेन पे आके एक लाइगेंड आके अटैच होता है। लाइगेंड मतलब एक इंफॉर्मेशन है, दैट इज आल्सो अ प्रोटीन। इंफॉर्मेशन जैसे ही आके अटैच होता है, वैसे ही ये फास्ट रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाता है। जैसे ही ये एक्टिवेट हो जाता है, ये बनता है FADD। FADD बनता है फास्ट एक्टिवेटेड डेथ डोमेन। ये फास्ट एक्टिवेटेड डेथ डोमेन क्या करता है, ये प्रोकैस्पेज 8 को एक्टिव कैस्पेज में कन्वर्ट कर देता है। तो यहां से इसका इनिशिएशन हो गया एक्सट्रिंसिक पाथवे का। अब हम लोग इंट्रिंसिक पाथवे का इनिशिएशन पढ़ लेते हैं। ओके, क्योंकि दोनों का एक्सिक्यूशन फेज सेम है। इंट्रिंसिक पाथवे में क्या होता है कि न्यूक्लियस जो होता है, मान लीजिए उसका डीएनए डैमेज हो गया। अब वो जो न्यूक्लियस है वो इन्फॉर्म करता है माइटोकॉन्ड्रिया को कि मेरा डीएनए डैमेज हो गया है, अब तुम ऐसा करो कि सेल को मार डालो। ओके, अब ये माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है साइटोक्रोम सी, वो उसके अंदर ही रहना चाहिए। साइटोक्रोम सी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही रहना चाहिए, बाहर नहीं आना चाहिए। अगर वो बाहर आएगा तो माइटोकॉन्ड्रिया सेल को मार देगा, फिर उसके बचने का कोई चांस नहीं है। अब क्या करेगा माइटोकॉन्ड्रिया? अच्छा, साइटोक्रोम सी को अंदर रखने का की जो जिम्मेदारी है वो 4 प्रोटीन की होती है, जिसको हम लोग एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन भी कहते हैं। ये एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन कौन-कौन से हैं? BCL2, BCLX, MCL1 और फ्लिप। ये 4 प्रोटीन जो होते हैं, ये साइटोक्रोम को अंदर रखे रहते हैं। एक तरीके से गार्ड है, एक तरीके से दरबान है, जो कि साइटोक्रोम सी को अंदर रखते हैं। लेकिन जैसे ही न्यूक्लियस से ये इंफॉर्मेशन पहुंचती है कि सेल में गड़बड़ी हो गई है, मेरे अंदर गड़बड़ी हो गई है, अब सेल को मार दो, तो क्या होता है, ये 4 के 4 दरबान, 4 के 4 जो चौकीदार हैं, ये यहाँ से हट जाते हैं। इनकी जगह दूसरे प्रोटीन आ जाते हैं, जिसको हम लोग प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन कहते हैं। ये प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन कौन-कौन से हैं? बैक्स, बिम, बैड, बैक एंड BCLXS। ये 5 प्रोटीन जो है ये एक्टिवेट हो जाते हैं और ये जो है ये डीएक्टिवेट हो जाते हैं। जैसे ही ये 5 प्रोटीन एक्टिवेट होते हैं, ये दरवाजा खोल देते हैं और सारा का सारा साइटोक्रोम सी जो है वो बाहर आ जाता है। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर आ जाता है। अब ये साइटोक्रोम सी जैसे ही बाहर आता है, वो क्या काम करता है, वो एक यहाँ पे दोस्त हैं, 2 दोस्त यहाँ बैठे हैं, कैस्पेज़ 9 और एपॉफ1। इन दोनों में बड़ी गहरी दोस्ती है। लेकिन जैसे ही साइटोक्रोम सी बाहर आता है, वो एपॉफ1 से हाथ मिला देता है और तब एपॉफ1 कैस्पेज़ 9 का साथ छोड़ देता है। अब कैस्पेज़ 9 जैसे ही अलग होता है, वो एक्टिव कैस्पेज़ 9 में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, अब क्या, अब यहाँ पे यहाँ तक इनिशिएशन फेज जो है वो इंट्रिंसिक पाथवे का भी स्टार्ट हो गया। यहाँ हम लोगों ने इनिशिएशन फेज एक्सट्रिंसिक पाथवे का देख लिया था। यहाँ हम लोग ने देख लिया इंट्रिंसिक पाथवे का इनिशिएशन फेज। क्या है, कैस्पेज 9 यहाँ एक्टिवेट हो गया, कैस्पेज 8 यहाँ एक्टिवेट हो गया। ये दोनों मिलके कैस्पेज 3, कैस्पेज 6 और कैस्पेज 7 को एक्टिवेट कर देते हैं और उसके बाद फिर एपोप्टोसिस का पूरा कैस्केड हो जाता है और ये सेल डेथ हो जाती है। तो इस तरीके से ये पूरा जो मैकेनिज्म होता है एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक पाथवे, ये पूरा का पूरा अपना रोल प्ले कर देता है। तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि इंट्रिंसिक पाथवे में सबसे पहला प्रोटीन कौन सा एक्टिवेट होता है। ओके, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है।
कौन सा कैस्पेज सबसे पहले एक्टिवेट होता है इंट्रिंसिक पाथवे? तो ये कैस्पेज नंबर 9 एक्टिवेट होता है। कैस्पेज नंबर 9 जो वो जाके कौन से प्रोटीन को एक्टिवेट करता है? वो है कैस्पेज 3, 6 एंड 7। ये भी क्वेश्चन आता है कि एक्सट्रिंसिक पाथवे का सबसे पहला कैस्पेस कौन सा एक्टिवेट होता है? कैस्पेस 8। यहाँ एक और कैस्पेस एक्टिवेट होता है जिसका नाम होता है कैस्पेस 10। तो यहाँ पे कैस्पेस एक्सट्रिंसिक पाथवे में कैस्पेस 8 और कैस्पेस 10 एक्टिवेट होता है। इंट्रिंसिक पाथवे में कैस्पेस 9 एक्टिवेट होता है। कैस्पेस 8, कैस्पेस 9, कैस्पेस 10 ये सब मिलके कैस्पेस 3, कैस्पेस 6 और कैस्पेस 7 को एक्टिवेट करते हैं और उसके बाद फिर यहाँ पे इस सेल की सेल डेथ हो जाती है। तो आई होप आप लोगों को ये मैकेनिज्म जो है वो थोड़ा ट्रिकी, इट्स नॉट ट्रिकी बट थोड़ा याद रखने की बात है कि कौन कौन से एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन है, कौन कौन से प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन है, सबसे पहले कौन सा कैस्पेज एक्टिवेट हुआ इंट्रिंसिक पाथवे में, कौन सा सबसे पहले एक्सट्रिंसिक पाथवे में एक्टिवेट हुआ। तो ये आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। इस तरीके से एपोप्टोसिस जो है वो पूरा का पूरा इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे की मदद से कंप्लीट होता है। ओके, तो अच्छा अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस कौन कौन से सेल के अंदर आते हैं जबकि सेल जो है वो एपोप्टोसिस उसके अंदर होता है। देखिए सबसे पहले सेल जो है जब भी इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे बता देते हैं कि अब सेल की डेथ पक्की है, सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहला इवेंट, ये भी क्वेश्चन आता है कि सबसे पहला इवेंट कौन सा? सबसे पहले सेल जो है वो श्रिंक कर देता है, सेल सिकुड़ जाता है। दूसरा इवेंट क्या होता है? इसिनोफिलिया, मतलब जो सेल श्रिंक करेगा तो उसके अंदर का जितना भी सेल ऑर्गेनल है वो भी श्रिंक करेंगे। जब वो श्रिंक करेंगे तो उसका जो कलर है वो डार्क हो जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं इसिनोफिलिया, जो कि सेकेंड इवेंट है। ओके, थर्ड है न्यूक्लियर कंडेंसेशन, न्यूक्लियर जो है वो कंडेंस हो जाता है। ओके, जिसको हम लोग पिक्नोसिस कहते हैं, कंडेंस मतलब सिकुड़ जाता है, उसको हम लोग कहते हैं पिक्नोसिस, ये थर्ड इवेंट है। उसके बाद न्यूक्लियस जो है वो फ्रैगमेंट हो जाता है, टूट जाता है, उसको हम लोग कहते हैं कैरियोसिस, जो कि चौथा इवेंट है। उसके बाद जो है ब्लेब्स, छोटे छोटे ब्लेब्स जो है, जैसे हम लोग बलून का एक छोटा बलून होता है वो हम लोग ब्लेब्स बनते हैं, जिसको हम लोग एपोप्टोटिक बॉडीज कहते हैं, वो पांचवा इवेंट है। और इन छोटे छोटे एपोप्टोटिक बॉडीज को मैक्रोफाज आता है और एनगल्फ कर जाता है, जिसको हम लोग की फैगोसाइटोसिस कहते हैं, जो कि ये लास्ट सिक्स्थ इवेंट होता है। तो ये मॉर्फोलॉजिकल मतलब सेल के अंदर कौन कौन से चेंजेस आते हैं एपोप्टोसिस में, ये आपको एक के बाद एक आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं दोनों में डिफरेंस क्या क्या होता है, एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस में फर्क क्या क्या है। तो उसमें फर्क ये है, देखिए एपोप्टोसिस में सिंगल सेल इफेक्ट होता है, आसपास के सेल्स को, नेबरिंग सेल्स को, पड़ोसियों अड़ोसियों को परेशान नहीं करता। एपोप्टोसिस डज नॉट इफेक्ट द, इट्स अ सिंगल इफेक्ट सिंगल सेल। जबकि नेक्रोसिस जो है आसपास के सेल में भी नुकसान पहुंचाता है, उनका भी, उनके ऊपर भी असर डालता है। एपोप्टोसिस में कोई इन्फ्लेमेशन, कोई सूजन नहीं होती, नेक्रोसिस में आसपास के सेल्स में भी सूजन लाली आ जाती है। एपोप्टोसिस में सेल श्रिंक मतलब कि वो सिकुड़ता है, जबकि नेक्रोसिस में सेल जो है फूल जाता है, फूल के फट जाता है। ओके, फट के अपना सारा अंदर के एंजाइम्स और जितना साइटोप्लाज्म है वो बाहर आ जाता है और आसपास के सेल्स को नुकसान पहुंचाता है। इसमें मेम्ब्रेन की ब्लेबिंग होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ब्लेबिंग होती है और उसकी इंटीग्रिटी जो है, लेकिन उसकी इंटीग्रिटी मेंटेन रहती है, मतलब वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन फटता नहीं, छोटे छोटे पार्ट्स में, जैसे कि बहुत बड़े बलून को हम लोग, जब बलून फट जाता है तो हम लोग छोटे छोटे बलून बना लेते हैं उसके, उस तरीके से ब्लेबिंग होती है, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन फटता नहीं, इंटीग्रिटी मेंटेन रहती है। जबकि यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन फट जाता है नेक्रोसिस में और उसका मटेरियल बाहर आ जाता है। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन परमेबल हो जाती है पेप्टोसिस में, है ना? माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन है वो लीकी हो जाती है, लीक होने की वजह से साइटोक्रोम बाहर आ जाता है और बाहर आने के बाद वहां पे तभी फिर प्रो एपोप्टोटिक बॉडीज बनती है। जबकि यहाँ पे ऑर्गेनल जो है वो स्वेल करके लाइसोसोम ही लीक हो जाता है। लाइसोसोम जो होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन फट जाता है तो लाइसोसोम का जो मटेरियल होता है वो एंजाइम बाहर निकल जाते हैं उसके। अच्छा, एपोप्टोसिस में क्रोमैटिन और न्यूक्लियस कंडेंस हो जाता है और बाद में वो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है, जबकि यहाँ पे रैंडम डिग्रेडेशन होता है, डीएनए का रैंडम डिग्रेडेशन होता है। एपोप्टोसिस में एपोप्टोटिक बॉडीज जो होती है वो कौन आके खाता है? मैक्रोफाज आके एनगल्फ कर जाता है। यहाँ पे लाइस सेल इंजेस्टेड विद द मैक्रोफाजेस भी, यहाँ पे मैक्रोफाजेस आते हैं, लेकिन ये रैंडम होता है, इतना सिस्टमैटिक नेक्रोसिस में नहीं होता।
तो ये बेसिकली डिफरेंस होता है एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस में। एपोप्टोसिस हम लोग के डे टू डे लाइफ में एपोप्टोसिस होता है ताकि जो डैमेज सेल हैं, वो वहीं के वहीं खत्म हो जाएँ। ओके, तो ये डिफरेंस था नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस में। बच्चों, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो आप लोग इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसके बाद फिर लेकर आएँगे आपके साथ आपके लिए कुछ और इन्फॉर्मेटिव अ, दूसरे टॉपिक्स पे वीडियोज़। तब तक बच्चों, हँसते रहिए, खेलते रहिए एंड पढ़ते रहिए।